एक असमाप्त कथा के आगे की श्रृंखला में प्रस्तुत है रमा सिंह की कहानी दाखिल खारिज। मेरा गंतव्य स्टेशन रामपुर आने ही वाला था। अपने घर आंगन की तस्वीर मन में उभरने लगी थी। शहर की उस आपाधापी में गांव की स्मृति कभी मन में करवट नहीं ले पाती थी। अभी जब बड़ी अम्मा ने कम से कम एक बार आकर मिल जाने का संदेश भेजा तो बहुत कुछ देखने की, बहुतों के बारे में जानने की इच्छा मन को आतुर करने लगी। गांव जाने की तैयारी तो अनिश्चितता में शुरू हुई, किंतु ट्रेन में बैठकर विश्वास हो पाया था कि मैं गांव जा रही हूँ। स्टेशन आ गया था। कुलियों की भागम भागी शुरू हो गई थी। भोर के धीरे धीरे फैलते उजास में रात की कालिमा धुलने लगी थी। चाची ने पटीदारी के जगन काका के बेटे किशन को स्टेशन भेजा था। दूर तक कहीं भी बैलगाड़ी नहीं दिख रही थी। हाँ, रिक्शों की उस छोटे से स्टेशन पर अच्छी संख्या थी। बहुत पहले स्कूली दिनों में जब हम लोग छुट्टियों में आया करते थे तो गांव तक के लिए सवारी बैलगाड़ी ही थी, जिस पर यहाँ के बहुए और ब्याही बेटियां ही आती थी। हम लोग तो उछलते कूदते मिनटों में घर का रास्ता तय कर लेते थे। स्टेशन के बाहर चाय की दुकान में अलसाया छोकरा चूल्हा भरकर कोयला डाल रहा था। सकरी उबड़ खाबड़ सड़क से होते हुए रिक्शा मुझे गांव ले जा रहा था। जहां तहां धुआते खपरेल घर, पोखर पहाड़ की ओर अभिमुख कुछ ग्रामीण तथा मंदिर में बजते हनुमान चालीसा का कैसेट गांव के जगने की सूचना दे रहे थे। जब तक रिक्शा मेरे गांव की सीमावर्ती वनस्पति विहीन पहाड़ी की तलहटी में आ गया, यहीं से 9 आना की हवेली दिख रही थी। फिर उसके बाद 7 आना की यानी हम लोगों की हवेली पड़ती है। मुझे हंसी आ गई। पुरखों की जमींदारी का 2 हिस्सों में बंटवारा 7 आना और 9 आना में हुआ था। आना के पैसों में और जमींदारों के वंशज बेरोजगार या फिर क्लर्कों की शक्ल में तब्दील हो गए, लेकिन 7 आना और 9 आना की हवेलियां खस्ता हाल में भी अपनी उन्हीं पुरानी नामों से जानी जाती रही है। सुबह की रोशनी में चारों ओर जैसे सब कुछ पहले से भी ज्यादा टूटा फूटा, उजाड़ और मटमैला लग रहा था। जिन कुछ चेहरों का बचपना मैं देखकर गई थी, वे चंद वर्षों में इतनी जल्दी झुर्रियों के मकड़जाल हो गए थे। हर जगह जैसे थकान और सूनापन पसर गया हो। वर्षों के फासले के बाद मैं तो गांव के बाबत कुछ और ही सोचकर आई थी। यही कि गांव पर भी शहर का रंग चढ़ा होगा, वहां भी सुविधा और विकास का कोई आलम होगा। शहरों में गांव के बाबत सरकारी घोषणाओं तथा प्रचार और प्रसार माध्यमों को पढ़ सुनकर ही शायद इस तरह की धारणाएं जहन में बनी थी। रिक्शा घर के पास आकर रुक गया था। हम लोगों की बड़ी हवेली सुनसान पड़ी थी। घर के बड़े बड़े दरवाजे जैसे इसकी बड़ी बड़ी आंखें हों, जो हवेली छोड़ शहर में बसे प्रवासी अपनों की अपलक प्रतीक्षा कर रहे थे। इतनी बड़ी हवेली और एक अकेली वृद्धा बड़ी अम्मा रह गई थी। उनकी कोई संतान भले ही ना हो, लेकिन हम सभी उन्हें अपनी माँ से बढ़कर ही प्यार करते थे। कई दफ़ा उन्हें शहर ले जाने के लिए हाय तौबा मचा, लेकिन वह एक जगह जीवट की औरत थी। नहीं गई तो बस नहीं ही गई। आंगन के पट्टीदारी के देवरों के बेटे बहुए क्या कम सेवा करते थे। शहर से भिन्न अपने जैसे संस्कारों में पली बहु बेटियां बात व्यवहार से अपनी सगी ही तो लगती थी। यहाँ हर घड़ी गांव आंगन, घर दीवार, पेड़ पौधे सभी में अपने सास ससुर, स्वामी देवर की स्मृति का स्पर्श महसूस थी। बड़ी अम्मा भगवान भक्ति में जी रही थी। प्रतीक्षारत बड़ी अम्मा अपने वैधव्य की सफ़ेदी में लिपटी मेरी आहट पा जल्दी से बाहर आ गई और अपनी छाती से मुझे लगा लिया। उनका जुग जुग जियो का आशीष लेती मेरी आंखें नम थीं। गांव भर का हाल समाचार सुनाते दोपहर उतर आई थी और बड़ी अम्मा मुझे दालान से सटी ठाकुर बाड़ी में ठाकुर जी के दर्शन करवाने ले गई। मेरे गांव की 2 खास जगहें लोगों की बैठकी के लिए ज़्यादा पसंद की जाती थी, एक ठाकुरबाड़ी और दूसरी काली धान। ठाकुरबाड़ी के चबूतरे पर कंबल ओढ़े, बाल बिखरे, ओघर सा दिखने वाले एक अधेड़ आदमी को बैठा देखकर मैं दूर से पहचान नहीं पाई।
जब नज़दीक जाकर देखा तो आश्चर्य मिश्रित हंसी फूट पड़ी। यह तो अपने चंकी भैया हैं, इस गांव के शेरे बब्बर। लंबे चौड़े काले, दूर से आते देख लगता था जैसे कोई काला पहाड़ चला आ रहा हो या फिर कोई आदि मानव। हम सभी भाई बहनें सामने में चंकी भैया और पीठ पीछे उन्हें शेरे बब्बर और फिल्मों वाला शिट्टी कहा करते थे। मैंने उनके पैर छुए और कुछ देर उनके सामने ही हंसती रही। बड़ी अम्मा मेरा मतलब समझकर मुस्कुरा रही थी और चंकी भैया, क्यों बहन, मुझे यहाँ बैठे देखकर हंस रही हो? अच्छा अपना कहो, कब आई? आजकल कुछ लिख पढ़ रही हो या फिर यूं ही वक्त जाया करती हो? चबूतरे पर बैठते हुए मैंने उनके प्रश्नों के जवाब देते हुए कहा, एक बात बताऊं, आपको देखकर हतोपदेश की कथा का नायक एक बूढ़ा शेर याद आ गया, जो हाथ में सोने का कंगन लिए राहगीरों को प्रलोभन दे अपना ग्रास बनाना चाहता था। मुझे भी लग रहा था न जाने आप कब अपनी कम्बल से भुजाली निकालकर किसे दौड़ा देंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। अब हंसने की बारी उनकी थी। कह लो बहन, जो कहना हो। गांव की, शहर की बहुत सी बातें होती रही। शाम ढलने के पहले हम लोग वापस घर आ गए थे। रात बड़ी अम्मा के कमरे में ही मेरा बिस्तर लगा दिया गया था। उन्होंने बहुत कुछ खिलाया था। मिट्टी के बर्तन में बना चने का साग, अरहर की सौंधी दाल, लकड़ी की आग में पका आलू का भुर्ता, खीर और न जाने क्या क्या परोसती रही थी। मुफलिस के चिराग सी बेरोशन रात गहराने लगी थी, पर मुझे नींद नहीं आ रही थी। यहाँ सब कुछ होते हुए भी शायद शहर की सुविधाओं के अभ्यस्त मुझे वह माहौल कुछ अटपटा और कुछ असुविधाजनक लग रहा था। मैं जब से ठाकुरबाड़ी से लौटी थी, बड़ी अम्मा से चंकी भैया के संबंध में ही बातें करती रही। उन्हें देखकर पुराने विगत स्मृति गर्भ से बहुत कुछ उभर कर मन में आने लगा। बड़ी अम्मा तो सो गई थी और मैं चंकी भैया के विगत जीवन की सोच में उलझ गई। मेरी सोच की नायिका चंकी भैया की पत्नी थी, जो बबुल की कटीली झाड़ से उलझी छत विछत जीवन जीने को मजबूर थी। मेरे छोटे चाचा हम लोगों के साथ शहर में ही रहकर कॉलेज में पढ़ते थे। चंकी भैया उनके खास दोस्त हुआ करते थे। चंकी भैया अक्सर हॉस्टल से हमारे घर आ जाते और ये दोनों दोस्त यूपीएससी की तैयारी के लिए संयुक्त स्टडी करते। उन दिनों मैं हाई स्कूल की छात्रा थी। चंकी भैया अक्सर मुझे उत्साहित करते। अभी भी मुझे याद है, जब मैं मैट्रिक प्रथम श्रेणी में पास हुई तो इंदौर से मुझे एक कार्ड भेजा था। उन दिनों वे नौकरी के लिए इंदौर गए हुए थे। धीरे धीरे बड़ी होती हुई मैं महसूसने लगी कि मेरे परिवार के लोग चंकी भैया को पीठ पीछे बुरा भला कहते रहते थे। माँ कभी कभार चाचा को डांटती, चंकी तो कसाई है, इसके साथ क्यों हर क्षण लगे रहते हो, कहीं इसी के लक्षण तुम पर न पड़ जाए। चाचा न तो प्रतिकार करते और न ही कुछ कहते, बस हंसकर माँ की बात टाल दे जाते। एक दिन ऐसी ही एक चर्चा के बीच खींचकर मैंने माँ से उनके कसाई होने की कैफियत मांगी तो बोली, अरे इस दफा गांव जाना तो खुद अपनी आंखों से इसकी बीवी को देखकर आना। बीए में पढ़ रहा था तो इसकी शादी हो गई थी। गाय सी सीधी, सुंदर और सुलक्षण पत्नी की यह जब तब पिटाई कर देता है। कहता है जब तक मैं गांव में रहूं यह मेरे सामने नहीं पड़े। वह बेचारी तो अपनी छाया भी दूर रखती है, लेकिन कभी कभार जब इसकी नज़र पड़ जाती है तो उसे रुई की तरह ढूंढ कर रख देता है। खानदान का यह खूंखार लड़का बेशर्म भी उतना ही है। रात में बहू के कमरे में घुसकर अपना मन भी तृप्त कर लेता है और ऊपर से यह भी कहता है कि अरुण का बाप वह नहीं है। इस बार जब मैं गांव में थी तो चंकी भैया के घर चली गई। पहले भी कई बार उनके यहाँ मैं गई थी, लेकिन मैंने तो कभी जाना ही नहीं था कि उनकी पत्नी नामक जीव भी इसी घर में रहती है। यह तो बाद में जाना कि वह अक्सर कहीं किसी कोने में, रसोई में, बाड़ी झाड़ी में या फिर अपने खपरेल घर में पड़ी रहती थी। इस दफ़ा मैंने उन्हें उनके घर में ही खोज लिया। अपनी कोठरी में मिली, लंबी पतली बड़ी बड़ी आँखों में एक सूनापन लिए हुए। मुझे अपनी कोठरी में पाकर बड़बड़ा कर वह उठ बैठी। मुझे अचानक कुछ नहीं सूझा तो पूछ बैठी, आजकल भैया यहाँ नहीं है क्यों? उन्होंने उदास हंसते हंसते हुए कहा,
आप लोगों के होते भला यहाँ मेरे पास क्यों रहेंगे? उनके जवाब से मैं थोड़ा अचकचा गई, जिसे पास बैठी उनकी सांस ताड़ गई। अरे तुम ननद हो ना, भाभी मजाक कर रही है। मैं मुस्कुराकर रह गई, लेकिन मेरे मन के कोने में एक सवाल था कि भाभी को हमारे परिवार से भी शिकायत है कि हम लोग पढ़े लिखे होकर भी उनके पति को क्यों नहीं समझाते या फिर सोशल बायकॉट ही क्यों नहीं करते। फिर तो जितने दिन मैं रही किसी न किसी को भेजकर वह मुझे अपने पास बुला ही लेती। अक्सर अपने मैके की चर्चा करती, लेकिन बातचीत के बीच ही अचानक चुप होकर छत की ओर निहारने लगती। मैं कुछ देर चुप रहती, फिर उन्हें टोक देती, कहाँ खो गई भाभी? वह वर्तमान में लौट आती और टालने के स्वर में कहती, यूं ही कुछ याद आ गया था। उन्हें देखकर मैं तो जिंदगी से घबरा जाती थी। मुझे लगता जैसे उनके रोम रोम में चंकी भैया ने सुई चुभो दी हो और जिसे छूते ही वह करा उठती हो। वह सुबह से शाम तक घर के कामों में लगी रहती, घर में दूसरे के हिस्से का काम भी खुद ही करती। शायद अपने को उलझाए रखने की कोशिश में दुखते मन के लिए सहानुभूति के दो बोल भी पाना चाहती थी। चंद्रदेव नारायण सिंह उर्फ चंकी सिंह नाम ही उस गांव के लिए काफी था। हर तरह के गुणों से युक्त, बात बात पर भाला फरसा निकालना तो जैसे उनके लिए आम बात थी। किसी भी परिवार के सदस्यों के स्नेह संबंधों को जब चाहे सुविधा अनुसार उलझा कर रख देते। भाई भाई, बाप बेटे जैसे स्नेहिल रिश्तों को बड़ी आसानी से कटुता के घेरे में ला खड़ा करते। गांव के लोग जब अपनी ही जाल में उलझ जाते तो सलाह मशवरे के लिए उनके पास चले जाते, और जब चंकी भैया ठहाके लगा के कहते, अच्छा तो तुम्हें भी आखिर मेरी जरूरत पड़ ही गई, कहो कैसे पेज पुर्जे चाहिए? मेरे पास 165 किस्म के कल पुर्जे हैं, जिस तरह का पेज चाहिए दूंगा। और फिर अपनी बुद्धि कौशल से इस तरह का चक्रव्यूह रच देते कि विरोधी पार्टी के लोग त्राहिमाम कहते दौड़े चले जाते। इस तरह चंकी भैया हर मामले में दखल रखते थे। वैसे पढ़ाई लिखाई में ठीक ठाक ही थे। एक से बढ़कर एक हिंदी और अंग्रेजी की क्लासिक पुस्तकों का अध्ययन और मनन कर चुके थे। पढ़े लिखों के बीच इस सुसंस्कृत ढंग से बातें करते कि पता ही नहीं चलता उनका कौन सा रूप असली है। जब भी प्रतियोगिता परीक्षाओं में असफल होते, गांव आकर अपनी पत्नी को ही इसकी जिम्मेवार करार देते हुए पीट पिटाकर रख देते। मैं सोचती रहती, चंकी भैया की अपनी पत्नी से इस हद तक नफरत की कोई तो वजह होगी। तभी सुनने में आया था कि सुहाग रात के प्रथम मिलन में ही अपनी पत्नी के अनुपम रूप को निहारते हुए उन्होंने पूछ दिया था, मुझे देखकर तुम्हें कैसा लगा? रूप और लावण्य को छलकाती पता नहीं उस कमसीन यौवना ने क्या सोचकर कह दिया था। आपको देखकर डर से मेरी आंखें ही बंद हो गई और खिलखिलाकर हंसने लगी। चंकी भैया उसी क्षण उठकर कमरे से बाहर चले गए। उस अल्हड़ नव यौवना ग्रामीण युवती ने निश्चय ही अपनी बात बचपने में या फिर भोलेपन में कही होगी, लेकिन तब से जीवन भर अपनी पत्नी को बेइंतहा पीड़ा भोगने को बाध्य करते हुए भी उन्हें उनका अपने मान सम्मान का पलड़ा नीचे ही दिखा। भाभी के द्वारा कोटिश क्षमा याचना भी उनके अपराध को कम नहीं कर सकी। अंत में उन्हें एक अच्छी नौकरी केन डिपार्टमेंट में मिल गई। उस दिन जरूर ही उनकी पत्नी ने ठाकुर जी को ढेर सारा प्रसाद चढ़ाया होगा कि कम से कम उनकी पिटाई की एक वजह तो कम हुई, लेकिन रोज बरोज उनके मार खाने और गालियां सुनने की वजहें बढ़ती ही गई। उनका बेटा अरुण जब भी स्कूल में पिछड़ता तो भाभी की पिटाई, बीमार पड़ता तो भाभी की पिटाई। उनकी तकलीफ और जिल्लत की कोई सीमा नहीं थी। बड़ा होता अरुण शून्य आकाश में खोई 12 मास माँ की जड़वत आंखों को पढ़ना समझना चाहकर भी कभी उनसे कुछ पूछ नहीं पाता था। घर में अन्य बच्चों को अपने माता पिता का प्यार दुलार पाते देखकर उसका मन अनेकों प्रश्नों से भर जाता। अरुण बचपन से ही गुस्से में भरा होता। वह अक्सर सोचता बड़ा होकर अपनी माँ से पूछेगा, जब महेश भैया की माँ अपने बेटे को गोद में लिए दुलारती होती तब तुम मुझे अपनी गोद में लिए किंतु अपना स्पर्श दिए बगैर छत की ओर क्या देखती होती थी। पिता से पूछेगा, आज तक आपने मुझे छूकर भी नहीं देखा कि मैं कितना प्यारा सा आपका बेटा
आपकी गोद में खेले बगैर बड़ा हो रहा हूँ। लेकिन अरुण को यह सब कुछ पूछने की जुर्रत नहीं पड़ी थी। वह अपनी आंखों में ऐसे हजारों सवाल लिए तनावपूर्ण एहसासों में जीता हुआ एक गबरू जवान में तब्दील हो गया था। पढ़ाई उसने किसी तरह बीए तक की ही की थी। छुट्टियों में वह घर आया हुआ था। चंकी भैया गांव के पास वाले शहर में अपना तबादला कराकर गांव से ही आना जाना करते थे। एक दोपहरिया अपनी कोठरी में लेटा अरुण कुछ पढ़ रहा था कि पिता की तीखी कर्णभेदी गंदी गालियों की बौछार उसके कानों से टकराई। वह बाहर आया तो लपक कर पिता के माँ पर उठे अभ्यस्त हाथों को बीच में ही कठोरता से पकड़ते हुए बोला, अब वो दिन बीत गए कि जब जी चाहा माँ को गाय बैल की तरह पीटते रहे। खबरदार जो फिर कभी ऐसी जुर्रत की। आंगन परिवार के लोग जहाँ जिस तरह थे सांस रोककर देखने लगे। उन्हें किसी बुरी घटना का अंदेशा होने लगा। सभी पर रौब गांठने वाले चंकी भैया का हाथ बीच में ही झूलकर रुक गया। उन्होंने आग्नेय नेत्रों से अरुण की दुर्भेद्य छाती को और फिर उसकी आंखों में धधकते अंगारे को देखा। गुस्से से बौखलाए सधी कदमों से मर्दान खाने की ओर चले गए। अरुण की माँ यह सब देखकर सुनकर डर से पत्ते की तरह कांप रही थी। अरुण अर्धमूर्छिता अपनी माँ को गोद में उठाकर कोठरी में ले आया। माँ अरुण की छाती से लगी एक क्षण को विगत की स्मृति में खो गई। बचपन में वह अक्सर अपने पिता की छाती में अपना मुंह छिपाकर भय मुक्त हो जाया करती थी। अरुण ने अब अपनी खेती संभाल ली थी। गांव में उसका अच्छा खासा दबदबा था। चंकी भैया उसकी नेकी और दबदबे से स्वरचित चक्रव्यूह में फंसते से चले गए। अरुण उनके लिए तरह तरह के कायदे कानून बनाता था और चंकी भैया को बिना आनाकानी किए उन्हें मानना पड़ता। आंगन में आना उसके लिए मनाही था। गांव वालों के लिए वे किसी भी तरह के मशविरे, दखल अंदाजी या पेच पुर्जे का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। ठाकुरबाड़ी की एक कोठरी में ही रहने लगे थे। उनके तथाकथित पक्षधर भी अब अरुण के दबदबे के कारण कुछ बोल नहीं पाते थे। अब चंकी भैया की शमशियत का दाखिला खारिज होता दिख रहा था। एक दिन ठाकुरबाड़ी में बैठे चंकी भैया अपने छोटे भाई को पढ़ाते हुए मनुस्मृति की सृजित स्वाहम प्रसूति चरित्रम व कुलामात्मेनेव च श्वम च धर्म प्रयत्नेन जाया रक्षणी रक्षति का अर्थ समझा रहे थे। अपनी स्त्री की रक्षा करते हुए मनुष्य अपनी संतान, चरित्र, कुल, अपनों को, अपने धर्म को सुरक्षित कर लेता है। पास बैठे अरुण को हुआ कि पूछे, जब आप जीवन भर इन पंक्तियों का अर्थ नहीं समझ सके तो भला दूसरे को क्या समझा पाएंगे। लेकिन वह कुछ नहीं बोला और वहां से उठकर खेत की ओर चला गया। खुली हवा में जब मन कुछ बहल गया, शरीर थकान से बोझिल होने लगा तो वापस घर लौट आया था। रात दिन वह माँ की आंखों में खुशी देखने का जतन करता। उसकी छोटी से छोटी बात को पूरा करने में वह जी जान लगा देता, लेकिन अपनी जननी का विषाद वह पहुँच नहीं पाता था। हाँ, इतना फर्क जरूर आ गया था कि अब उसकी माँ अपने ही घर आंगन में भयभीत हिरनी सी, प्राण के भय से लुकती छिपती परेशान सी नहीं रहती थी। लेकिन उसकी माँ के मन में एक कोने में अवसाद भरा ही रहा जो उसके पिता के हिस्से का था। कभी कभार निराश हो वह सोचती, अभी भी पिता यदि उसकी जननी से संधि कर उनकी व्यथित सांसों में सुगंध फैला देते तो माँ की आंखों में वह खुशी देख पाता जिसे देखने की आस बचपन से रही थी। लेकिन यह सब देखने का कभी अवसर ही नहीं आया। सब कुछ वैसे ही चल रहा था कि अरुण की माँ बीमार हो गई। महीनों अस्पताल में रही। अरुण रात दिन लगा रहता। परिवार के लोगों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। चंकी भैया भी इधर उधर से हालचाल लेते रहते। लेकिन एक बार जो भाभी अस्पताल गई तो फिर उसकी लाश ही घर आई। रस्मों रिवाजों के कान होते हैं, आंखें होती हैं, लेकिन जज्बाती एहसास के लिए दिल नहीं होता। तभी तो सदा पति की छाया से वंचिता, स्पर्श सुख के अभाव का दंश सहती भाभी को सुहागन की तरह सजाया जा रहा था। परिवार के लोगों ने कंधा लगाया, लेकिन जब चंकी भैया ने कंधा देना चाहा तो अरुण उन्हें परे करते हुए दहाड़ा।
जीवन भर जब आपने उन्हें कंधा नहीं दिया तो फिर आज क्यों? वहां उपस्थित सभी की जुबान बंद थी, कोई कुछ नहीं बोला। राम नाम सत्य है के साथ शव यात्रा चल पड़ी। चंकी भैया वहीं उसी ठाकुरबाड़ी के चबूतरे पर बैठे शव यात्रा में शामिल लोगों को अनिमेष देखते रहे। उस घटना के बाद से ही चंकी भैया हर वक्त ठाकुरबाड़ी में बैठे शून्य में कुछ निहारते दिखते थे। जब कभी कोई किसी मसले को लेकर उनके पास जाता सो इनकार में कहते, इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं, मुझे तुम लोग अकेला ही छोड़ दो। कुछ दिनों बाद मैं वापस शहर लौट रही थी, मन में एक प्रश्न लिए, क्या चंकी भैया को अपनी पत्नी के साथ किए दुर्व्यवहार का पश्चाताप था कि अरुण के दबदबे का डर, या फिर व्यर्थ में प्रतिशोध की भावना लिए जिंदगी गुजार देने का गम? आशा करते हैं हमारी कहानियाँ आपको पसंद आ रही होंगी। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।